अब आते हैं उन हिडन वीकनेसेस की तरफ, और उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है वो विराट कोहली की जो 2 शॉट्स हैं वो इतनी ज़्यादा चली हैं कि लोगों को लगता है कि ये हारिस रऊफ जो विलन है। नंबर 4 के ऊपर बाबर आजम कोई इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं नज़र आ रही। ये कल आपने जो ग्राउंड में देखा है कि इस बॉल में पकड़ के इस हाथ के साथ स्टंप करना है, ये क्या सीन हुआ, थोड़ा एक्सप्लेन करें। हेलो एंड वेलकम। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पे 3-0 माइटी ऑस्ट्रेलिया को मारी है T20I सीरीज, और इसके बाद जा रहा है पाकिस्तान वर्ल्ड कप में। मतलब बहुत रेयर होता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाते हुए इतने अच्छे नोट्स लेके जाए। इसमें बहुत सारे पॉजिटिव थे लेकिन कुछ हिडन नेगेटिव्स भी हैं, जिस पर बात करने के लिए मेरे साथ है मज़र अरशद। वेलकम टू द शो मज़र भाई। और मेरे ख्याल से पहले पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान की स्पिन ने तो हिला के रख दिया ऑस्ट्रेलिया को, और उसमें स्पेशली लाइक अबरार अहमद और उस्मान तारिक ने जिस तरह से चिप इन किया, एंड शादाब खान का मुझे बॉल के साथ कमबैक बहुत अच्छा लगे। आई थिंक रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड अच्छा परफॉर्म किया है। और एक ये भी पाकिस्तान को एडवांटेज रहा है कि रिसेंटली पाकिस्तान ने जो क्रिकेट खेली है वो थोड़ा स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में भी खेली है। वो बांग्लादेश हो या एशिया कप हो या इवन जो यूएसए में भी मैचेस थे। तो आई थिंक एक अच्छा स्पिन बॉलिंग अटैक है पाकिस्तान के पास। पास्ट में हमने देखा था कि पाकिस्तान ऑलराउंडर्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता था, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स जिस तरह नवाज़ हो गए, शादाब हो गए, इमाद वसीम हो गए। अब पाकिस्तान कुछ स्पेशलिस्ट स्पिनर्स को लेकर आए इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, और उसमें जैसा कि आपने अबरार का नाम लिया है, उस्मान तारिक हैं, देन शादाब का इंजरी के बाद अच्छी फॉर्म में आना, नवाज़ पिछले 6-7 महीने में 2 बार 5 आउट कर गए हैं, तो देन साइम है, और आगा तो भी बॉलिंग नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान के पास इवन प्लेइंग 11 के अंदर भी कोई 5-6 बॉलिंग ऑप्शंस होती हैं स्पिनर्स की। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। और कंसिडरिंग के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर कि जो स्पेशली वेस्टर्न टीम्स हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट स्ट्रगल कर सकती हैं। बिल्कुल। और जैसे हमने अभी देखा ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी स्ट्रगल किया है, लेकिन एक जो प्लेयर है ना उसके खिलाफ मुझे लगता है ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद भी स्ट्रगल किया है, क्योंकि जो कैमरून ग्रीन का वो था एक्शन उस्मान तारिक के अगेंस्ट, तो वो आपको लाइक कैसा लगा। एंड देन उस्मान तारिक आप क्या समझते हैं, जो बिफोर के हम हिडन वीकनेसेस के ऊपर बात करें, ये जो हिडन वेपन मुझे लग रहा है आखिरी मैच में खिलाया भी नहीं है, कहीं डायरेक्ट लॉन्च करना यूएस के खिलाफ। नहीं, आई थिंक मुझे तो लगता है कि उस्मान तारिक को पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 के अंदर अब होना चाहिए, और आई थिंक उस्मान तारिक एंड अबरार दोनों को होना चाहिए। उस्मान तारिक का जो रिसेंटली कुछ जो उनके रिकॉर्ड्स हैं वो इतने आउटस्टैंडिंग हैं कि एक तो ये कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के वो पहले बॉलर हैं जिन्होंने 22 कंसेक्यूटिव इनिंग्स में एटलीस्ट एक आउट किया है। तो आप उनकी अच्छा। कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट हर मैच में विकेट ले रहे हैं। और अगर आप उनका इवन दो कि T20 क्रिकेट में बॉलिंग स्ट्राइक रेट इतना मैटर नहीं करता, मगर जस्ट एक कॉन्टेक्स्ट के लिए कि वो हर 11.8 बॉल्स के बाद जो है विकेट लेते हैं, विच इज़ अ विकेट आफ्टर एवरी 2 ओवर्स। ग्रेट। और रिसेंट टाइम्स में किसी भी दुनिया का जो बॉलर है उसका इतना अच्छा बॉलिंग स्ट्राइक रेट नहीं है। तो आई थिंक यकीनन एक सरप्राइज पैकेज हैं वो मोस्टली टीम्स के लिए। अभी आप देखें ऑल पाकिस्तान के लिए वो 3-4 मैचेस खेले हैं और एक हैट्रिक भी कर चुके हैं, 8 भी उन्होंने आउट भी उन्होंने किए हैं। तो आई थिंक कि उस्मान तारिक जो है ना वो इस वर्ल्ड कप के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से बल्कि थ्रू आउट द जो टूर्नामेंट है वो एक काफ़ी सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं। होपफुली वो सरप्राइज पैकेज पॉजिटिव वे में पाकिस्तान के लिए बने। बट ओवरऑल आपको क्या लगता है कि जैसे नवाज़ के 5 विकेट आपने मेंशन किए, पहले ट्राई सीरीज़ में भी लिए, एंड शादाब खान बॉल के साथ, मतलब शादाब का कमबैक नज़र आया है, बैटिंग में तो कुछ करते हैं, तो ओवरऑल आपको क्या लगता है पाकिस्तान कितनी बैलेंस साइड बन गया है इन 2-3 ऑलराउंडर्स को मिला के, एंड साइम अयूब न्यू बॉल के साथ बहुत अच्छा स्पिन कर रहे हैं। देखिए मैं अभी भी समझता हूँ कि पाकिस्तान को 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स खिलाना होंगे, स्पेशली जब आप खेल रहे हैं अगेंस्ट इंग्लैंड या न्यूजीलैंड, जो कि पाकिस्तान का सुपर 8 उनके साथ मैच हो सकता है, इवन साउथ अफ्रीका या कोई और इस तरह की जो टीम्स हैं, या अगर सेमीफाइनल में आपका कोई ऑस्ट्रेलिया के साथ इस तरह का मैच होता है, तो इन टीम्स के अगेंस्ट आपको 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स खिलाने पड़ेंगे, अबरार एंड उस्मान। पाकिस्तान थोड़ा सा शादाब को और नवाज़ को मैं समझता हूँ, चले नवाज़ आप कह सकते हैं कि उनकी बॉलिंग फॉर्म अच्छी है, शादाब को आई थिंक हमें बैटिंग ऑलराउंडर कंसिडर करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो खेल रहे हैं तो वो 4 ओवर्स भी करें। हमारे पाकिस्तान का अगर आप ऑर्डर देखें तो मिडल ऑर्डर के लिए बैटर्स नहीं हैं, और बिल्कुल। शादाब एक ऐसी ऑप्शन है जो कि PSL में 4 पे खेलते रहे हैं, यहाँ पे चलो 5 या 6 के ऊपर या आखिरी 7-8 ओवर्स में आके अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। तो आप शादाब को एज ए बैटिंग ऑलराउंडर लें, और उसके बाद जो है फिर आप आई थिंक 5 जो स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं उनकी तरफ जाएं, या 4 आप कह सकते हैं, शाहीन, नसीम, अबरार एंड उस्मान तारिक एंड प्लस नवाज़, और बाकी आप देख लें साइम और शादाब कितनी बॉलिंग कर सकते हैं। मगर इन माय ओपिनियन अबरार एंड उस्मान तारिक दे बोथ शुड बी इन द सेम 11। बट एक चीज़ तो डन है कि पाकिस्तान ने फाइनली अपनी स्पिन सॉर्ट आउट कर ली है, तो विद दिस सॉर्टेड स्पिन अटैक
आपको क्या लगता है पाकिस्तान इतना ब्रेव हो सकता है किसी टाइम पे कंडीशंस देखते हुए एक फास्ट बॉलर खिलाएं? और वो फास्ट बॉलर कौन सा हो सकता है तीनों में से? नसीम, शाहीन एंड सलमान मिर्ज़ा मुझे जो टॉप ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। देखें, अगर पाकिस्तान एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर को खिलाएगा दैट मीन्स कि फिर पाकिस्तान फ़हीम अशरफ को साथ रखेगा। अगर आपको 4 से ज़्यादा ओवर्स करने पड़ जाएँ फास्ट बॉलिंग के, क्योंकि कंडीशंस जो हैं वो मैच के दौरान भी अक्सर चेंज हो जाती हैं। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि पाकिस्तान के जो ग्रुप मैचेस हैं वो इंडिया के अलावा जो तमाम मैचेस हैं वो एसएससी में हैं। बिल्कुल। और एसएससी की पिच कैसे बिहेव करेगी, वहाँ पे टी20 क्रिकेट बहुत कम हुई है। टेस्ट में तो वो फ्लैट विकेट हुआ करती थी कभी किसी वक्त में, वहाँ पे रन्स भी होते हैं। और फर्स्ट टाइम एसएससी में जो है अंडर लाइट्स मैचेस हो रहे हैं, तो अभी हमें उन कंडीशंस का आइडिया नहीं है। अगर वहाँ पे फास्ट बॉलिंग वाली कंडीशंस हुई तो आपको 2 तो क्या 3 भी खिलाने पड़ सकते हैं। देन आपके जो सुपर 8 के मैचेस हैं वो पाले किले में है, 2 मैचेस का जो है कैंडी में है। तो पाले किले में अक्सर फास्ट बॉलिंग के लिए असिस्टेंस होती है। अगर आपको याद हो 2 साल 3 साल पहले जो एक एशिया कप का मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने इंडिया के सारे आउट किए थे। तो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। ये तो जब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा पिचेस कैसे बिहेव कर रही हैं, मगर एक फास्ट बॉलर जो है वो आई थिंक रिस्क है। मैं तो हमेशा से ये मेरी सोच है कि पाकिस्तान को एटलीस्ट 4 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स जो हैं वो खिलाने चाहिए। शाहीन, नसीम, उस्मान तारिक एंड अबरार। और उसके साथ जो है फिर आप नवाज़ को यूज़ कर सकते हैं, शादाब को यूज़ कर सकते हैं। नंबर 8 की आपको बैटिंग की परवाह नहीं करनी चाहिए। आप अभी भी देखें पाकिस्तान ने जितने भी बड़े टोटल्स किए हैं, 198 किए हैं, 207 किए हैं, इससे पहले जो पाकिस्तान ने जो अच्छे टोटल्स किए हैं नंबर 8 की उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती। नंबर 8 की बहुत ही रेयर आपका कोई इस तरह का मैच होगा कि आपका बैटिंग कोलैप्स हो गया और उसने आके रन किए, वो भी मोस्टली लूजिंग कॉज में ही होते हैं। तो आई थिंक विदाउट वरिंग अबाउट हु इज़ गोइंग टू बैट एट नंबर 8, पाकिस्तान दे शुड बी मोर फोकस्ड ऑन देयर बॉलिंग अटैक। एंड स्पेशली जब आपके पास नसीम शाह है तो नंबर 11 से भी बैटर चिप इन कर सकता है। मैं इवन शाहीन नंबर 8 के ऊपर, बिल्कुल अगर क्रूशल शाहीन नंबर 8 के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं तो वो भी एक बिल्कुल नसीम शाह तक हमारी बैटिंग है। लेकिन जब हम नसीम शाहीन की बात कर रहे हैं तो एक नाम इस दफ़ा हम मिस कर रहे हैं, वो है हारिस रऊफ़ का। डू यू थिंक कि हमने इतना पेस वाला बॉलर मिस मतलब लाइक उसको स्क्वाड से निकाला है, बट उसकी रिप्लेसमेंट में हम कोई स्पेशल उस तरह का बॉलर लाइक वसीम जूनियर नहीं लाए? कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस चीज़ को मिस करेगा ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमें ऐसी कंडीशंस भी फेस करने को पड़ सकती है कि 3 बॉलर्स चाहिए। बिल्कुल। आई थिंक सबसे पहले जो आपने बात की कि अगर आप किसी प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हैं तो आई थिंक उसकी एक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। तो अगर आपने हारिस रऊफ़ को कंसिडर नहीं किया वर्ल्ड कप में तो उनकी लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट सलमान मिर्ज़ा नहीं है, क्योंकि वो नए बॉल से अच्छी बॉलिंग करते हैं। फ़हीम अशरफ भी नहीं है उनकी रिप्लेसमेंट, क्योंकि फ़हीम अशरफ भी आखिरी 4-5 ओवर्स में उतने अच्छे बॉलर नहीं हैं। अब मुझे पता है कि लोग हारिस रऊफ़ के 3 मैचेस को लेकर डिस्कस करते हैं, एक वो अमेरिका वाला और 2 इंडिया वाले, मगर 3 से ज़्यादा की ऐसे मैचेस होंगे जो उन्होंने जितवाए भी हैं। बिल्कुल। तो हम लोग थोड़ा सा आजकल सोशल मीडिया का दौर है और लोग रील्स के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका आप कह लें कि रुझान है, और वहाँ से ही जो है लोग ओपिनियन बनाते हैं। वो विराट कोहली की जो 2 शॉट्स हैं वो इतनी ज़्यादा चली हैं कि लोगों को लगता है कि ये हारिस रऊफ़ जो है विलन है, जबकि उसी हारिस रऊफ़ ने आपको 2021 के वर्ल्ड कप में इंडिया वाला मैच जितवाया था जिसमें फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग किया तो लोगों के नोटिस में नहीं आया। इसी तरह आप 2022 का वर्ल्ड कप देख लें, उसमें इवन जो फाइनल्स हुए हैं, एशिया कप का फाइनल, 2022 का वर्ल्ड कप फाइनल, ठीक है पाकिस्तान नहीं जीत सका मगर उन्होंने अपना रोल प्ले किया। और आप अभी जितने भी क्रिकेटर्स हैं, अभी एरन फिंच ने इस चीज़ के ऊपर बात की है, या और भी कई पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, बाजिद खान है, आप उनको देखें तो मोस्टली लोग यही कहते हैं कि हारिस रऊफ़ को होना चाहिए था। हाँ, अगर नहीं तो फिर उनकी रिप्लेसमेंट में आप अहमद दानियाल को ले जाते, जमान खान को देख लेते, या इवन वसीम जूनियर थोड़ा सा आप कह लें कि लाइक फॉर लाइक हो सकते थे। मगर मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने वो वाला जो एक एरिया है ना उसको थोड़ा सा उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया कि आखिरी 4-5 ओवर्स में कौन बॉलिंग करेगा। लेट्स सी पाकिस्तान उसको कैसे कवर करता है। लेकिन अब आते हैं उन हिडन वीकनेसेस की तरफ, और उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है बैटिंग। मगर भाई मुझे ऑनेस्टली ना इन मैचेस में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आए, बट एक जो प्रॉब्लम नज़र आया बहुत बड़ा लगा है कि भाई आपने पहले 5 बैटर्स में कुछ 4 तो ओपनर्स ही भर लिए, और वो ओपनर्स मिडल ऑर्डर तक जाते गए। हमने पहले भी बाबर के बारे में बात की, आपने कहा आपकी प्रायोरिटी जो है वो एज एन ओपनर ही बाबर लगेंगे। तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान ना मिडल ऑर्डर में वो स्ट्रगल कर रहा है? एक तो शादाब नीचे चले गए हैं, तो टॉप में ओपनर्स ही हैं, एंड जो पाकिस्तान ने 200 किया भी उसमें जो बाबर की 50 आई है, क्या हमें फिर सारी ऐसी ही 50 ज़रूरत थी या नहीं थी, और आने वाले मैचेस में कैसा इंपैक्ट होगा इसका? देखिए, एक तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेला है, और ऑस्ट्रेलिया की जो भी टीम हो आप उसको लाइटली नहीं ले सकते। मगर ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के कुछ इश्यूज थे, उनके कई प्लेयर्स इंजर्ड थे, इवन एडम जेम्पा जो है
जिन्होंने बाबर आजम को 5 बार आउट किया हुआ है, वो तीसरे मैच में ड्यूरिंग द गेम इंजर्ड हो गए, तो उन्होंने सिर्फ 2 ओवर्स किए। तो आपको वर्ल्ड कप के अंदर हाई प्रेशर मैचेस में इस तरह की कंडीशंस नहीं मिलेंगी कि आपका जो एक बैटर है वो आखिरी 10 ओवर्स खेल जाए और उसके अंदर कोई बाउंड्री ना लगे। तो मैं अभी भी समझता हूँ कि अगर बाबर आजम इस प्लेइंग 11 के अंदर आते हैं तो एज एन ओपनर आते हैं, अदरवाइज आई थिंक पाकिस्तान को कोई उनकी एक सूटेबल रिप्लेसमेंट की तरफ जाना होगा। और जो आपने भी बात की कि पाकिस्तान का अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखें तो ऐसा लगता है कि 2 डिफरेंट सेट्स हैं 3 टॉप ऑर्डर बैटर्स के, जिस तरह फरहान, साइम और आगा, ये भी 3 जो है वो टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं, एंड देन बाबर, फ़खर एंड उस्मान खान, ये भी 3 टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं। इवन अगर आप ख्वाजा नाफे को भी लेकर आते हैं, ख्वाजा नाफे भी टॉप ऑर्डर बैटर हैं, मतलब कि उनके ज़्यादा जो उनकी इफेक्टिवनेस है। तो आपके पास 7 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि टॉप 3 में खेलते हैं। अब उनमें से आपने एक बैटिंग ऑर्डर बनाना है, तो आई थिंक कि पाकिस्तान को एक टफ डिसीजन लेना होगा। या तो आप बाबर आजम को ओपन करवाएं साहिबजादा फरहान की जगह। फरहान के भी उसी तरह के स्ट्राइक रेट के इशूज़ हैं, डॉट बॉल के इशूज़ हैं जो कि बाबर और रिजवान के थे। हाँ, उनकी हिटिंग एबिलिटी थोड़ा सा अच्छी है। और अगर आपने ये डिसीजन लेना ही है कि नहीं बाबर और फरहान दोनों प्लेइंग 11 के अंदर होने चाहिए, तो फिर बेहतर यह है कि आप बाबर को ओपन करवाएं, फरहान को आप 4 के ऊपर ले आएं, क्योंकि फरहान की हिटिंग एबिलिटी स्पिन के ऊपर बाबर आजम से बहुत अच्छी है। तो आप 4 पे उनको ले आएं, उसके बाद फिर आप देख लें कि फ़खर को आपने करना है, उस्मान खान को करना है, नाफे को करना है। तो ये आई थिंक पाकिस्तान को एक थोड़ा सा टफ डिसीजन लेना होगा। नंबर 4 के ऊपर बाबर आजम कोई इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं नज़र आ रही। मैं आपसे एग्री करता हूँ और आपका सवाल आपको वापस देता हूँ, वो ये कि अगर बाबर आजम मिडल ऑर्डर में अच्छी वो ऑप्शन नहीं है, तो क्या पाकिस्तान इतना दिलगुर्दा दिखा सकता है कि भाई फ़खर और बाबर जैसे नामों को बेंच पे बिठाए और साइम फरहान जो कि हमें ज़्यादा परफॉर्मर नज़र आए हैं रिसेंट टाइम्स में, तो उनके साथ जाए मिडल में शदाब को नंबर 4 पे यूज़ करे, आगा तो नंबर 3 पे सेट हो चुके हैं। नहीं, आई थिंक शदाब का नंबर 4 के ऊपर इन इन कंडीशंस में आना थोड़ा सा अर्ली होगा। अगर फ्लैट पिचेस हों और जहाँ पे कि आपकी दूसरी विकेट देर से गिर रही है, वहाँ पे आप मे बी चांस ले सकते हैं। अगेन हमने 12 इस चीज़ के ऊपर बात की है कि T20 क्रिकेट में ज़्यादा मैटर करता है कि आपका एंट्री पॉइंट क्या है। बिल्कुल। तो अगर तो लेट्स से कि 2 विकेट्स जो हैं आपकी शुरू के 3 ओवर्स में गिर जाती हैं, तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि शदाब को 4 पे आना चाहिए। मगर आपकी सेकंड विकेट अगर 13th या 14th ओवर में गिर रही है, या इवन 11वें-12वें ओवर में गिर रही है, देन आप शदाब को कंसिडर कर सकते हैं। तो आई थिंक बैटिंग ऑर्डर फ्लेक्सिबल है, मगर ज़्यादा जो एक रियलिस्टिक मुझे ऑप्शन लग रही है वो ये है साहिबजादा फरहान वर्सेस साहिबजादा फरहान वर्सेस बाबर आजम। इनमें से एक ओपनर हो, देन साइम, आगा, फ़खर, देन नाफे, और उसके बाद आप शदाब और नवाज़ को जो है वो खिला सकते हैं। मगर आई थिंक के फरहान और बाबर दोनों का प्लेइंग 11 में आना इस टाइम मुझे मुश्किल लगा। बट आपने जो अपनी प्लेइंग 11 बताई है, मैंने लफ्ज़ ब लफ्ज़ नोट किया, आपने उस्मान खान का नाम नहीं लिया। आप नाफे के साथ ही जा रहे हैं एज अ कीपर। देखें, पाकिस्तान ने ये तो डिसाइड किया हुआ है कि हमने कीपर से कोई बहुत लंबी इनिंग्स नहीं खिलवानी। जिस तरह अभी उस्मान खान ने ठीक है 50 करके उनकी अच्छा 50 था, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर तो आपने कीपर को 5 या 6 पे ही खिलाना है, तो उसमें फिर बेहतर यह है कि आप उसकी तरफ जाएं जो कि आपको स्ट्रेट अवे आके 2-4 छक्के मार के दे सकता है। ये भी क्रिकेट में एक बहुत बड़ी स्किल है। एक होता है छक्के मारना, एक होता है आते साथ ही छक्के मारना। यस, ये 2 डिफरेंट स्किल्स हैं। जिस तरह आप कह लें कि कई आपको इस तरह के बैटर, इवन साहिबजादा फरहान है या फ़खर ज़मान है, ये फ़खर ज़मान की जो हिटिंग एबिलिटी है वो बुरी नहीं है, मगर ही नीड्स सम टाइम। बिल्कुल। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो आसिफ अली एक ऐसे प्लेयर थे जो कि आते साथ ही स्ट्रेट अवे छक्के मार लेते थे। शाहिद आफरीदी एक ऐसे थे, इमरान नज़ीर एक इस तरह के प्लेयर थे, टू एन एक्सटेंड मोहम्मद हफीज़ भी थे। तो ये अब आपने देखना है कि आपको 5 और 6 के ऊपर इस तरह का बैटर नहीं चाहिए जो पहले आके 10-15 बॉलें खेले या 20 गेंदें खेले उसके बाद जाके छक्के मारे। तो मुझे उस्मान खान उस कैटेगरी के प्लेयर लगते हैं जो थोड़ा सा सेटल होके जो है वो हिटिंग करते हैं। तो नाफे जो हैं वो आपको स्ट्रेट अवे 15 गेंदों पे 25-30 रन करके दे सकते हैं। ये उनका ये वाला पोटेंशियल ज़्यादा बेहतर है। तो आई थिंक के नाफे जो है, और हाँ उसमें फिर कीपिंग में कॉम्प्रोमाइज़ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अब मेरा ख्याल है कि जहाँ पे इतने पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं तो ये एक ऐसा सीरीज है जहाँ पे आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। बट कैप्टन सलमान अली आगा ने ये बोला है कि उस्मान खान इज़ आवर नंबर 1 विकेट कीपर। ठीक है, ये मतलब कि उनका ओपिनियन है, लेकिन मैं फिर वही बात करूँगा कि आप अगर इस तरह का बैटिंग ऑर्डर बना रहे हैं जिसमें कि फ़रहान हैं, बाबर हैं, आगा हैं, ये टॉप 4 के अंदर हैं 3, उसके बाद फिर अगर आप उस्मान खान को भी लेकर आ रहे हैं तो बड़ा एक स्लो बैटिंग ऑर्डर बन रहा है। और सलमान आगा ने अच्छी बात है उनको बैक की है,
मगर सलमान आगा ने थोड़ा पास्ट में हसन नवाज को भी ऐसे ही बैक किया था, बिल्कुल बिल्कुल, और भी कुछ प्लेयर्स के बारे में कहा हारिस था। को, साइम को, तो सब। आज वो प्लेयर्स टीम में नहीं है, तो आई थिंक कि आप सिचुएशन के साथ साथ बाजू का चीज़ों को चेंज करते हैं। तो आइडियली तो पाकिस्तान की इस टीम के अंदर कुछ स्पेशलिस्ट मिडल ऑर्डर बैटर्स होने चाहिए थे। हसन नवाज आई थिंक होना चाहिए था, या अगर पाकिस्तान को ये ख़तरा है कि जी हसन नवाज बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क क्रिकेट खेल रहे हैं, देन आई थिंक एक जो नाम पाकिस्तान ने मेरी समझ से बाहर है कि पिछले 1-2 सालों में क्यों नहीं ट्राई किया, वो अब्दुल्ला शफीक है। अब्दुल्ला शफीक ने पिछले 3 PSL अच्छे खेले हैं, मिडल ऑर्डर में खेले हैं, स्पिन को अच्छा खेले हैं, बड़े मैचेस में प्ले ऑफ्स में जाके रन्स किए हैं, लाहौर को 2 टाइटल्स जितवाए हैं। और पाकिस्तान ने इतने बैट्समैन ट्राई किए हैं रिसेंटली अपनी मेंस T20 टीम के अंदर, और अब्दुल्ला शफीक वाज नॉट वन ऑफ देम। अगर कभी उनको चांस मिला भी है तो कोई 1-2 मैचेस खिला के उनको बाहर कर दिया गया है। ये एक ऐसा नाम है जो कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि पाकिस्तान ने क्यों उनको कभी नहीं ट्राई किया। बिल्कुल, उन्होंने 2023 के फाइनल में PSL के तो वहाँ पे आगे लाहौर को संभाला, जहाँ पे 3 विकेट जल्दी गिर चुके थे। 2025 के प्लेऑफ्स में आप देख लें, उनके बिल्कुल। एंड पे कितना अच्छा रिकॉर्ड था। और सबसे जो अच्छी बात है कि आपके मोस्टली पाकिस्तान में जो प्लेयर्स रन्स कर रहे हैं वो टॉप ऑर्डर में करते हैं या एज एन ओपनर करते हैं। अब्दुल्ला ने 3 या 4 के ऊपर आके या मिडल ऑर्डर में खेल के उन्होंने थोड़ा सा दिखाया है कि वो स्पिन के ऊपर भी अच्छी हिटिंग कर सकते हैं, जो कि इस टाइम पाकिस्तान में एक बहुत रेयर टैलेंट है। और आप ये देख लीजिएगा फ्यूचर में कहीं ना कहीं पाकिस्तान जाके T20 टीम में अब्दुल्ला शफीक को एडजस्ट करेगा। इट माइट बी हॉट टेक, कि ये मेरा हॉट टेक हो सकता है कि भाई जो बाबर आजम और रिजवान पे इतनी ज़्यादा स्ट्राइक रेट की बात हुई है ना मज़हर भाई, वो कहीं ना कहीं जब आप पे इतनी बात होती है आप कुछ ट्राई तो करते हो। लेकिन मुझे सलमान अली आगा से नज़र आया, आगा ने कहा ठीक है फिर नथिंग टू लूज़ है, मैं जो हो सकता है करूँगा। और 2-3 उन्होंने कंसेक्टिवली ऐसी इनिंग्स खेली हैं कि ही शोड के भाई मैं अगर आ गया हूँ इस नंबर पे तो मैं वो इंटेंट दिखाऊंगा भी, पावर प्ले की जो बॉल्स मिली हैं उनका हक अदा करूँगा। तो आपको क्या लगता है आगा को किसने इतना बैक किया कि, और आगा के माइंड में क्या ऐसा चल रहा है कि एज ए कैप्टन आके उन्होंने नंबर भी लिया 3 और आके फिर परफॉर्मेंस भी वैसी दी है? देखें, असल जो लीडरशिप है वो तो यही होती है कि आप जो चीज़ दूसरों को कह रहे हो, कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। यस, तो आप जो दूसरों को बता रहे हैं वो आप खुद भी करके दिखाएं। बिल्कुल। तो आई थिंक कि पाकिस्तान में 4-5 साल से बात हो रही थी स्ट्राइक रेट को लेके कि जी हमने एक हाई रिस्क क्रिकेट खेली है, और हमने देखा भी है। अब आप अगर पाकिस्तान के पावर प्ले टोटल्स देखें तो एक मैच में पाकिस्तान ने 72 की है, Yes. जो कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हाईएस्ट पावर प्ले स्कोर था। पहली बार 200 किया पाकिस्तान ने, बांग्लादेश के अगेंस्ट जो है वो 200। और ये पिचेस आसान नहीं थी बाय द वे, जो ऑस्ट्रेलिया वाली थी। बांग्लादेश वाली पिचेस हम कह सकते हैं कि थोड़ी फ्लैट थी। तो पाकिस्तान ने थोड़ा सा हाई रिस्क क्रिकेट खेल के दिखाया है कि हम पावर प्ले में अब हमने 56 करना है, 60 करना है। तो आई थिंक कि वो उसके अंदर आपका तभी हो सकता था जब आपका जो कैप्टन है वो करके दिखाए। Step up. और हमने देखा है कि रिसेंटली जो उनकी 6-7 इनिंग्स हैं, वो उसमें उनका 150-160 तक भी स्ट्राइक रेट किया है, उन्होंने छक्के भी मारे हैं। हाँ, ये एक चैलेंज होगा कि अब ऑब्वियसली अगर वो सिर्फ स्पिन को हिट कर रहे हैं तो जो दूसरी टीम है वो एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ आएंगी, बिल्कुल। और वो हो सकता है। अभी तो हमने देखा कि पावर प्ले में भी स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे। जी जी। जो एक श्रीलंका में मैच था वो शायद उसमें भी ओवर्स कम हो गए थे, 12 ओवर्स का मैच था वो, जी जी, इफेक्टेड जिसमें उन्होंने इस तरह आके हिटिंग की थी। तो अब देखना ये है कि जो दूसरी टीम्स है वो अगर दोनों एंड से फास्ट बॉलर्स लगा दें इवन श्रीलंका में, तो देन वो इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो बट इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन कि पाकिस्तान के जो कैप्टन है वो ऊपर से आके जो है रन्स कर रहे हैं, और तेज़ रन्स कर रहे हैं। बिल्कुल। और कैप्टन की कैप्टनसी पे भी थोड़ी सी बात करना ज़रूरी है, और वो ये कि जहाँ पे हम सीरीज़ जीत चुके थे, डू यू थिंक कि लास्ट मैच में पाकिस्तान ये अपने आप को चैलेंज कर सकता था कि हम चेस की तरफ जाएं, या आप समझते हैं कि 3-0 की तरफ जाना, फर्स्ट बैटिंग करना में कुछ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे? देखें, ये चीज़ मेरे भी जहन में आई थी, मगर आप फिर देखते हैं कि आप ड्रेसिंग रूम में जो बाकी लोग हैं उनका क्या ओपिनियन है। मे बी सिर्फ सलमान आगा ये चाहते हों कि हाँ यार हमें चेस करना चाहिए, लेकिन कोच ने कहा हो कि नहीं, हमने 3-0 के कॉन्फिडेंस से जाना है। ऑस्ट्रेलिया की इस टीम के अंदर उनके 10 प्लेयर्स तो थे जो कि वर्ल्ड कप का हिस्सा हैं, 10-11 उनके प्लेयर्स थे। देन नंबर 2 हैं, और ऑस्ट्रेलिया की जो इवन वीक टीम्स भी होती हैं, पाकिस्तान कोई 7-8 साल के बाद तो उनके अगेंस्ट जाके कोई मैच जीता है। फर्स्ट 200 है ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही हमारा। फर्स्ट 200 है, उससे पहले जो 198 किया था वो भी हाईएस्ट था। जी बिल्कुल। और देन 25 बॉल 50 की सलमान आगा ने, वो भी इस चीज़ को टीवी के ऊपर डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के बैटर्स ने कितना स्ट्रगल किया इन रिसेंट टाइम्स, कि वो 50 अगर करते भी हैं तो कोई 30 गेंदों पे कर रहा है, कोई 35 गेंदों पे कर रहा है। तो इवन शादाब ऑलमोस्ट जो है उन्होंने एक अच्छे स्ट्राइक रेट पे उन्होंने 50 कर दिया था, इवन दो कि T20 क्रिकेट में 50s मैटर नहीं करती। तो ये आई थिंक एक बहुत से उसमें पॉजिटिव्स हैं। और शायद पाकिस्तान जो है वो बैटिंग को ज़्यादा कॉन्फिडेंस देना चाह रहा था, इस वजह से उन्होंने पहले बैटिंग की है। हाँ, बट ये भी एक चीज़ डिबेटेबल है कि अगर आप सीरीज़ जीत गए थे तो शायद आप खुद को चैलेंज कर लेते और थोड़ा टारगेट चेज करने की तरफ जाते। मगर आई थिंक पाकिस्तान एक अच्छे नोट के अंदर जो है वो वर्ल्ड कप श्रीलंका में जा रहा है,
और होपफुली जो है पाकिस्तान एटलीस्ट सेमीफाइनल का तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहा है कंसिडरिंग द कंडीशंस। होपफुली ऐसा ही हो और सेमीफाइनल तो एटलीस्ट हम खेलें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये कल आपने जो ग्राउंड में देखा है कि इस बॉल में पकड़ के इस हाथ के साथ स्टंप करना है, ये क्या सीन हुआ, थोड़ा एक्सप्लेन करें। अच्छा, ऑनेस्टली ग्राउंड में तो किसी ने भी नहीं देखा, वरना अच्छा। ये चीज़ पॉइंट आउट हो जाती। ये तो बाद में, अब ऑब्वियसली सोशल मीडिया के ऊपर इतने ज़्यादा लोग हैं और आजकल हर कोई बंदा एक्सपर्ट है उसमें, कई लोग अच्छी चीज़ें भी पॉइंट आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने, वो एक इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं अजीम रफ़ीक, जी। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बात की, एंड देन कुछ लोगों ने जो है वो वीडियोज़ बना के शेयर की हुई थी, और उसके बाद मैंने वो चीज़, मतलब कि आई वॉज प्रेटी श्योर कि ये नॉट आउट है। देन फिर भी मैंने कुछ अंपायर्स को वो भेजी, कुछ क्रिकेटर्स को भेजी, तो वो तो सारे हैरान थे। मगर सोशल मीडिया पे अभी भी कई लोग जो है बहस कर रहे हैं कि नहीं नहीं, आउट था। ये तो आप गलत बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को जो है आप डिसक्रेडिट कर रहे हैं। अब वो आप, आई थिंक कि फ्लो के अंदर उनसे हो गया, शायद उनके भी जहन में नहीं रहा। एंड देन जो अंपायर्स हैं, टीवी अंपायर हैं, उनको भी नहीं पता चला। और बाय द वे टीवी के ऊपर ये चीज़ डिस्कस नहीं हुई थी, ये बाद में जाके सोशल मीडिया के ऊपर आया है कि वो जो बॉल थी ख्वाजा नाफे की, वो एक हाथ में थी, और जो उन्होंने स्टम्प्स रिमूव किए हैं या जो बेल्स उन्होंने रिमूव की हैं, वो दूसरे हाथ में थी, और अगेंस्ट द लॉज है ये। आप जो ग्लव है वो अगर लगता है तो बॉल उसी हाथ में होनी चाहिए, दोनों हाथों में आपके साथ हों। तो वो आई थिंक थोड़ा सा गलती हो गई अंपायर से, मगर एक काफ़ी फ़नी इंसिडेंट। बिफोर वी एंड दिस शो, तो मज़र अरशद से पूछते हैं, इनके टॉप 4 वर्ल्ड कप के कौन सी टीम्स हैं। देखें, टॉप 4 प्रेडिक्ट करना हमेशा बहुत मुश्किल होता है, और मोस्टली इसके ऊपर आपको बैड कमेंट्स ही मिलते हैं बाद में, क्योंकि अगर एक भी टीम आगे पीछे हो जाए या अगर किसी की फेवरेट टीम ना आए। एनीवे, आई थिंक के सुपर 8 में अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है कि एक ग्रुप में से इंग्लैंड और पाकिस्तान, ये दो अच्छी टीम्स लग रही हैं, क्योंकि इस सुपर 8 के ग्रुप में इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका और न्यूजीलैंड या अफगानिस्तान, इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो आई थिंक इस ग्रुप से पाकिस्तान और इंग्लैंड के आगे आने के चांसेस हैं। जो दूसरा ग्रुप है उसमें आई थिंक एक तो इंडिया स्ट्रांग टीम है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया के जो भी इशूज़ चल रहे हैं इंजरीज़ को लेके, पैट कमिंस भी बाहर हो गए हैं, इसके अलावा नेथन एलिस हैं, या जॉश हेजलवुड हैं, एडम जैम्पा हैं, इनके भी थोड़े से इशूज़ चल रहे हैं इंजरी के। तो अब मुझे लग रहा है कि शायद उस ग्रुप से इंडिया एंड साउथ अफ्रीका जो है वो दो अच्छी टीम्स लग रही हैं। तो पाकिस्तान, इंग्लैंड, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। चलें जी, ये मज़र अरशद की टॉप 4 टीम्स हैं। आपकी टॉप 4 टीम्स कौन सी है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमने इस शो में डिस्कस किए पाकिस्तान की हिडन वीकनेसेस। आपको क्या लगता है पाकिस्तान इनको कवर कर पाएगा और कैसे कवर करेगा? लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो।